हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी 12th क्लास के केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का क्विक रिवीजन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट को चेंज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को बना सकते हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग 7 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें पहला है मास परसेंटेज। यह कंपोनेंट के मास और सॉल्यूशन के टोटल मास के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके मिलता है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। यह कंपोनेंट के वॉल्यूम और सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके मिलता है। उसी तरह थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें सॉल्यूट के मास को पर 100 ml सॉल्यूशन के फॉर्म में निकाला जाता है। अगला है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में बहुत ही कम मात्रा में रहता है तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। यह किसी कंपोनेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। अगला है मोलारिटी। यह सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का रेशियो है। अगला है मोलालिटी। यह सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के मास का रेशियो है। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। यह किसी सॉल्यूट के पार्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता दर्शाता है। इसे हम दो पार्ट में जानेंगे। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और अगला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम पहले का बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। इस रूल को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉलिड इन लिक्विड तीन तरह का सॉल्यूशन बनाता है: सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड स्टेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और घटाने पर घटती है, जबकि प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था, जिनके अनुसार किसी सॉल्यूशन के वेपर में गैस का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में घुले हुए गैस के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक में, बेंड मतलब वेन्स में N2 गैस का मिलना, और एनॉक्सिया यानी हाई एल्टीट्यूड पर जो सफोकेशन होता है उस केस में। टेम्परेचर बढ़ाने पर ली शैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे: वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। जिसमें सबसे पहले है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो तो सभी कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर क्रिएट करता है। माना कि लिक्विड में दो कंपोनेंट है जिनका मोल फ्रैक्शन x1 और x2 है, तो राउल्स लॉ के अनुसार कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसी के प्योर वेपर प्रेशर के बराबर होता है। डाल्ट के नियम को डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम के साथ जोड़ने पर हमें टोटल प्रेशर का जो वैल्यू मिलता है वह क्लियरली किसी न किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इसी नियम के आधार पर हम कंपोनेंट के वेपर फेज का वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। चूंकि राउल्स और हेनरी दोनों लॉ में पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए राउल्स लॉ को हेनरी लॉ का स्पेशल केस भी कहते हैं। टॉपिक है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम देखते हैं कि यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है और घटा हुआ प्रेशर मिलाए गए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और जो इसे फॉलो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दोनों जीरो होता है और नया बना इंटरमोलिकुलर फोर्स पुराने बने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं: नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों पॉजिटिव होता है और नया इंटरमोलिकुलर फोर्स पुराने से कमजोर होता है, जिसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि निगेटिव डेविएशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों निगेटिव होता है और नया बना इंटरमोलिकुलर फोर्स पुराने बने हुए इंटरमोलिकुलर फोर्स से मजबूत होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी में एक पॉइंट है एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो या जिसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम हो उसे एजियोट्रॉप्स कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है:
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करे उसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं, तथा जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज़्यादा निगेटिव डेविएशन शो करे उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ऐसा प्रॉपर्टी जो केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट पे आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में एक कमी आती है। सॉल्यूशन के कम हुए प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के रेशियो को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसका वैल्यू सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इससे सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलर मास के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही यही है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए वही बॉइलिंग पॉइंट है। यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को लिक्विड में मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए लिक्विड के टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ता है, जिससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के अंतर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यह मोलालिटी पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट के मोलर मास के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का भी यही डिफिनेशन है कि वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में हो उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तब उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह भी मोलालिटी पर डिपेंड करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मोलर मास के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन तक होने वाला फ्लो ऑस्मोसिस कहलाता है। सॉल्यूशन में हुए लो प्रेशर तथा सॉल्वेंट के हाई प्रेशर डिफरेंस के कारण यह फ्लो होता है। यही प्रेशर डिफरेंस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी पर डिपेंड करता है, वहीं ऑस्मोटिक प्रेशर मोलारिटी पर डिपेंड करता है। यह आइडियल गैस इक्वेशन के कारण होता है। इसी नेचर के कारण बायोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास निकालने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। सॉल्यूशन साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए तो वह वापस सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करेगा। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर पर डिपेंड करता है, तो कुछ सॉल्यूट एसोसिएट यानी जुड़कर या डिसोसिएट यानी टूटकर अपनी संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स को डिफरेंट कर देते हैं, जिसके चलते इसके मोलर मास का वैल्यू भी डिफरेंट आता है। ऐसे केस में अगर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास कैलकुलेट किया जाए तो वह सही वैल्यू से अलग आएगी। इसी मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास का। इसके लिए वैन हॉफ ने एक फैक्टर दिया जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को मेजर कर सके, जिसे हम लोग वैन हॉफ फैक्टर कहते हैं। इसको सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करने पर मोलर मास या अदर इफेक्ट का सही कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसे ही 10 मिनट में क्विक रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।